हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा। तब तक आप इतना अच्छा प्रिपरेशन कर लें कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसी के सिलसिले में मैं आपके बीच में लेके आया हूँ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत मैं आपको 2016 से लगा के 2023 तक के सभी PYQ कराने वाला हूँ। अगला वीडियो जो आएगा हिंदी का, उसमें मैं अति लघुत्तरी प्रश्न कराऊंगा। फिर उसके बाद के वीडियो में आपके लघुत्तरी प्रश्न को कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, भरोसा रखिए, आपका जो हिंदी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होने वाला है। चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, चाहे जो टॉपिक हो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बना पाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिंदी में, ये भरोसा रखिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये जो पहला सेट होने वाला है ये 2016 का सेट है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि सुगम शब्द का विलोम है, ठीक है। अब यहाँ पे विलोम शब्द की बात की है, तो आपको पता है कि विलोम शब्द होता क्या है। बेसिकली जब हम बात करते हैं विलोम शब्द का, तो कोई भी शब्द का अर्थ, ठीक है, किसी दूसरे शब्द के विपरीत होता है, वही क्या होता है, विलोम होता है, ठीक है। जैसे हम कहें दिन का रात, सुबह का शाम, ये सब क्या है, विलोम है। सूक्ष्म का स्थूल, ये सब विलोम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुगम का जो विलोम होगा वो दुर्गम होगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो सूक्ष्म दे रखा है, सूक्ष्म के विलोम की बात करेंगे तो इसका जो विलोम होता है वो स्थूल होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जब हम अगले आपके ऑप्शन की बात करते हैं जहाँ पे विषाद दे रखा है। अब विषाद का मतलब होता है उदासी, ठीक है, निराशा। अब यहाँ पे जो विषाद का होता है वो होता है आह्लाद, ठीक है। ये क्या होता है, आधा ल रहता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आह्लाद, ठीक है। आह्लादित होना मतलब खुशी होना। और यहाँ पे द ऑप्शन दे रखा है नीरस। नीरस की बात करें तो इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है, सरस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि रविंद्र शब्द में संधि है। अब जब संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके ऑप्शन को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संधि होता क्या है। अगर हम बात करें संधि की, तो संधि के बारे में आपको भी पता है कि संधि होता क्या है। संधि जब देखो, कभी भी आप संधि का डेफिनेशन पूछे ना तो सिंपल सा लिख सकते हो कि जब कभी भी दो वर्णों का मेल होता है तो उससे उत्पन्न जो विकार होता है। अब यहाँ पे विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए, मेल से उत्पन्न जो विकार होता है वो संधि कहलाता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, जैसे कि समझ लो महाधन इंद्र, ठीक है, महाधन इंद्र। अब यहाँ पे जो देखिए, पहले शब्द का जो लास्ट वर्ड होता है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ड होता है, इसके मेल को क्या कहते हैं, संधि पद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संधि पद। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हम देखिए अब बात करते हैं संधि के प्रकार का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। संधि के प्रकार की अगर बात करें तो संधि का प्रकार बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। अब हम जब स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, जब कभी भी स्वरों का मेल स्वरों से होता है तो उस समय जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन में क्या होता है कि जब कभी भी व्यंजन का मेल स्वर से होता है या स्वर का मेल व्यंजन से होता है, कभी व्यंजन का मेल स्वर से हो या स्वर का मेल व्यंजन से हो या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम विसर्ग संधि की बात करते हैं, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, जब कभी भी संधि के अंदर किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो या किसी व्यंजन से हो तो उस समय जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार का। तो जो स्वर संधि का प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है, आपको पता है। पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, गुण स्वर संधि। तीसरे टाइप्स की बात करें तो ये होता है वृद्धि स्वर संधि। और चौथा जो टाइप होता है वो होता है यण स्वर संधि।
और पांचवा जो टाइप होता है वो होता है अयादी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, देखिए डेफिनेशन को लेके बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। मैं आपको बस शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। जैसे कि दीर्घ संधि को पहचानने के लिए आपको जब शब्दों के बीचों बीच आपका मतलब बड़ा जो आपके स्वर है, 11 स्वर में कोई जो बड़ा वाला स्वर है आपके शब्दों के मध्य में आ जाए, तो उस समय क्या कहेंगे कि उस संधि को क्या कहेंगे हम, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी बड़े शब्द हैं, मतलब वर्ड है, स्वर हैं, वो आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो, जब कभी भी दीर्घ स्वर संधि होता है ना, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड जब मिलता है तो संधि बनता है। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है, जो अ आ ई उ तथा ऋषि होते हैं, वो दूसरे शब्द के प्रथम शब्द, जैसे अ आ ई उ ऋषि का मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, ह्रस्व या बड़ा बन जाता है। जैसे ये बड़े वर्ड बन जाते हैं, आ बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है और ऋषि बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे कि देखो आपके क्वेश्चन में ही पूछा रविंद्र, तो यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम गुण स्वर संधि की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है वो क्या होता है, अ और आ होता है। ठीक है, जब इसका मेल होता है किससे, ई से या ऊ से या ऋषि से, तो इनकी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं गुण स्वर संधि। बाकी हम इसके अगर ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक क्या हो जाता है, इसके देखिए गुण स्वर संधि में आपको कहीं भी देखो, कहीं पे भी आपको जब मतलब ए मिल जाए और आपको ओ मिल जाए, ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको ये मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि उमेश में कौन सी संधि है, तो देखिए ये मिल गया ना, ए, तो यहाँ पे ए मिला तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गुण स्वर संधि। जब आपको अगर हम कहें कि चंद्रोदय, सूर्योदय, तो यहाँ पे क्या है, सूर्योदय की बात करेंगे अगर हम, सूर्योदय, तो यहाँ पे देखो ओ का मात्रा मिल गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या होती है कि बड़ी संयुक्त मात्राएं होती हैं। जैसे देखो संयुक्त मात्रा, जैसे संयुक्त स्वर पता है ना, ए ओ औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पे जब हम वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है, बड़े संयुक्त स्वर आते हैं, जैसे कि ए आता है और औ आता है। ठीक है, ये आते हैं आपके वृद्धि स्वर संधि में। जैसे कि अगर हम वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि देखो क्या होता है, तथैव, सदैव, ठीक है, एकाएक, ये सब क्या है, ये सब हमारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण, जैसे कि कहीं पे दे दे आपको कि समझ लो कि अगर महेश्वरी, जैसे कभी कभी पूछता है, देखो महेश्वरी, तो इसमें कौन सा मतलब कि स्वर है, संधि है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, महेश्वर ना, तो अ का मात्रा आ गया, तो यहाँ पे अ का मात्रा आ गया, या फिर तो इस समय इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब हम यण स्वर संधि की बात करते हैं तो देखो यण में क्या होता है ना कि देखो यण स्वर संधि में क्या होता है, इसके बीच में य व र आ जाते हैं। ठीक है, य व र, कहीं पे भी आपको य व र दिख जाए और इसके पहले देखो ये वर्ण तो आएंगे तथा इसके पहले कोई वर्ण आधा है, जैसे कि हम कहते हैं ना अत्याधिक, तो अत्याधिक में क्या है, ये आया और इसके पहले त आधा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको यण स्वर संधि। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे अत्यंत में यह आया, उसके पहले क्या आ गया, आधा त आ गया। जैसे हम कहते हैं कि अगर और उदाहरण की बात करें, इत्यादि, ये क्या होता है, इत्यादि, तो यहाँ पे भी देखो ये आया, ये के पहले आधा त आ गया। ठीक है, जैसे अत्याचार, अत्यावश्यक, ठीक है, और भी अगर हम बात करें न्यून, अगर और हम बात करें प्रत्यूष, ये सब क्या है, हमारे यण स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, अब बचता है अयादि। अब हम अयादि की बात करते हैं, अयादि स्वर संधि होता क्या है, देखिए अयादि में क्या होता है ना, अयादि में आपको बीच में शब्दों के अय मिलेगा, आय मिलेगा, अव मिलेगा, आओ मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। बाकी मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कहीं भी शब्दों के बीच में यह आ जाए या वह आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे,
अयादि स्वर संधि। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं कि नयन, शयन, जैसे अगर पूछे आपसे नयन, ये क्या है, नयन, ये इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या कहेंगे, अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब देखिए नयन में भी क्या, देखो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ने धन अन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नयन। जैसे कभी कभी देता है गायक, गायक, तो यहाँ पे देखो ये आया, तो ये क्या हो जाएगा, अयादि। ठीक है। जैसे कभी कभी देता है रवीश, ठीक है, शयन, गायक। जैसे अगर कोई पूछे विधायक में कौन सी संधि है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे ये आ गया, तो ये क्या है, अयादि स्वर संधि। ठीक है। तो इस टाइप से आप संधि को पहचान सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की अगर हम रचना के बारे में बात करेंगे, तो जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछी जाती हैं, उन सब चीज़ों पे के बारे में हम बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद के जन्म की अगर हम बात करें, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो था वो कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 को। ठीक है, और हुआ कहाँ था, वाराणसी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु भी इनकी वाराणसी में ही हुई थी, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो ये कौन से छायावादी के कवि थे, और इनकी जो और भी रचनाओं की बात करें तो देखो कामायनी हो गया, अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया। ठीक है, ये चीजें लिख लेना, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम साकेत की बात करें तो देखिए साकेत किसका रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का रचना है। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 को हुआ था, और निजामाबाद हमारा जो कि यूपी में है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1947 में हुई थी, और मृत्यु भी निजामाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है, और इनकी रचना की बात करें तो जैसे प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है, और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, देखो प्रिय प्रवास भी एक महाकाव्य है जो कि पूछा जाता है। पल्लव के बारे में आपसे पूछा जाता है कि पल्लव किसकी रचना है, तो पल्लव किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो इस टाइप से आप चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन फोर्थ। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रखा है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, ये कबीरदास जी ने लिखा था कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुरी मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। कहने का मतलब दुर्बल व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हृदय से जो आह निकलती है, जो उनके हृदय से पीड़ा निकलती है, वो बहुत भयानक होती है। ठीक है, तो ये पंक्ति जो थी ये कबीरदास जी की थी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन क्या कर रखा कि दमक का तुकांत शब्द है। देखिए तुकांत शब्द का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों के अंत में एक जैसी ध्वनियाँ आती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तुकांत। जैसे कि हम कहें गाड़ी, साड़ी, बात, जात, पढ़ाई, लिखाई ना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, तुकांत शब्द हैं। तो देखिए दमक के जैसे लास्ट वाला ध्वनि कहीं आ रहा है, धमक में, तो ठीक है, आप ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2017 के क्वेश्चन पे। देखिए बहुत टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, चीज़ों को बस क्लियर कराने में जो टाइम लग रहा है, वो चीज़ें टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, वो टाइम आपका कहीं ना कहीं बचाएगा, क्योंकि आपको सीरीज पढ़ने से बचाएगा। आप समझ पाएंगे तो आप क्या करेंगे, अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है पुरस्कार कहानी के लेखक, और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। देखिए पुरस्कार कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है। देखिए पुरस्कार कहानी का आपके एग्जाम में अभी देखेंगे कई बार पूछा गया, पुरस्कार कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और हम अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या। अब देखिए प्रत्युपकार में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो प्रत्युपकार में देखिए ये क्या होता है, प्रति धन उपकार। ठीक है, उपकार। अब यहाँ पे देखिए उपकार भी दो, यहाँ पे उपधनकार,
तो यहाँ पे देखिए कितने हमारे उपसर्ग बन गए। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के प्रारंभ में आके जो क्या करते हैं कि जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल शब्द अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसको हम क्या करते हैं, उपकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग, ठीक है, प्रति और उप, 2 उपसर्ग हैं प्रति उपकार में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं से मैं आपको थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में बता देता हूँ। देखिए हिंदी में जो उपसर्गों की संख्या होती है ना वो होती है हमारी 13, ठीक है, और जो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है वो होती है 22, और जो उर्दू और अरबी में उपसर्गों की संख्या होती है वो होती है 19, ठीक है। ये हमारे कुछ 13 उपसर्ग हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, आप याद कर सकते हैं, अन, अ, उ, उन, और यहाँ पे देखिए यहाँ से सब बनने वाले शब्द भी लिखा गया है। देखिए अनजान, अभाव, निषेध, अलग, बाहर, उन, तो ये सारे शब्द हैं। और फिर देखो यहाँ पे औ, अव, कु, दु, नी, बिन, भर, स, सु, ये सारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 13 है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए कौन से क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3rd क्वेश्चन की बात करें तो रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, रेखा से अंकित, तो यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है। देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास भी कारक के आधार पे विभक्त किया जाता है। कभी कभी देखो पूछा जाता है, देखो यहाँ पे तो अव्ययी समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसको हम क्या करते हैं, अव्ययी भाव। और देखो फिर इसके बाद आता है द्वंद्व। अब देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब गौड़ होते हैं। और तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष को ही 2 भागों में बांटा गया, कर्मधारय और द्विगु समास में, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कर रखा कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। देखिए ऐसे प्रश्न को कई बार पूछा जाता है आपको वाक्य से, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको आप पढ़ के भी बता सकते हैं कि ये क्या है, ये संदेहवाचक है। देखिए यहाँ पे क्या है, संदेह ही तो लग रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस, अपने देखिए शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुँचने की संभावना है, तो ऐसा प्रश्न क्या है, संदेहवाचक है। तो अभी ये कंफर्म नहीं कि आएगी या नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम अगर विधानवाचक शब्द की बात करें तो जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चलता है या अस्तित्व होता है वहाँ पे क्या होता है, विधानवाचक। जैसे कि मैं कहूँ कि शीला रोज स्कूल जाती है, सूर्य गर्मी देता है, माताजी ने पूजा कर ली है, तो ये सब क्या है, विधानवाचक वाक्य हैं, ठीक है। और जब कभी संकेतवाचक की बात करेंगे तो संकेतवाचक में क्या होता है कि एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि बारिश के कारण रास्ता खराब हो गया, और मैं कहूँ कि टाइम टेबल की वजह से पढ़ाई हो रही है, तो ये सब क्या है, ये सब संकेतवाचक हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप विस्मयादिवाचक समझ ही सकते हैं, और यहाँ पे संदेहवाचक तो आपको बता ही दिया जहाँ पे संदेह व्याप्त हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कह रखा कि शब्द वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनीय वाले। तो जब शुद्ध वर्तनीय वाले शब्द एक ना एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, उपरियुक्त या फिर उपरोक्त या फिर उपरोक्ता या फिर उपयुक्त, ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कभी कभी कवित्री पूछ लेता है, कभी कभी उपयुक्त पूछ लेता है, कभी कभी आशीर्वाद पूछता है। 3 शब्द हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड तौर पे पूछे जाते हैं, अभी आप देखेंगे भी। 2018 के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। देखिए 2018 का भी जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को करके जाएंगे तो आपका कोई नंबर काट नहीं सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ पे सूर्योदय मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो अ की मात्रा आ गया, अब ये कौन सी संधि है, ये संधि हो जाएगी हमारी यड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्योदय में आपको पता है कौन सा संधि होगा, गुड़ संधि, ठीक है, गुड़ स्वर संधि।
अगले क्वेश्चन पे बात करें, हमने बाकी स्वर संधियों के बारे में आपको बताया ही था, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके समास से आ गया, तो समास के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता है तो चीज़ों को देखिए, कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़े ना तो उससे बनने वाले प्रश्न को भी ध्यान से समझें, क्योंकि आगे जैसे अगर कोई प्रश्न बनता है समास से तो आप कर पाएँ। सबसे पहले समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर जब संबंध होता है, बताने वाले शब्दों को अथवा प्रत्ययों का लोप होने वाले उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। ठीक है, और उन दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का जो योग होता है उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। जैसे कि मैं कहूँ कि जल में मग्न, तो इसको हम क्या कहेंगे, जलमग्न। ठीक है, तो ये क्या है, समास है। अब समास के बारे में मैंने बताया ही था कि समास कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम ज़्यादा इस पे टाइम लेंगे नहीं। अगर हम बात करें तो ये कौन सा समास है, तो यहाँ पे पूछा है अव्ययी भाव समास। तो ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद या पहला खंड क्या होता है, प्रधान होता है। तो अगर पहला पद प्रधान क्या सज्जन में है, क्या प्रत्येक में है, क्या गजारूढ़ में है, क्या द्विपाद में है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा कि अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द की पहचान करने की बात का है, तो अशुद्ध शब्द क्या प्रभु है, क्या प्रणाम है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या प्रकांड है। तो देखिए प्रकांड भी सही है, प्रणाम भी सही है, प्रतिष्ठा भी सही है, लेकिन प्रभु गलत है। प्रभु में क्या होगा, ऐसे लिखा जाता है प्रभु। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 4th प्रश्न क्या कर रखा कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए अभी मैंने बताया था कि 2 से 3 शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध क्या, आशीर्वाद ये ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कर रखा कि मेघदूत किस रचनाकार की कृति है। देखिए मेघदूत किसकी रचना है, अगर पूछे मेघदूत किसकी रचना है तो ये किसकी रचना है, यही पूछा ना, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है। तो मेघदूत की अगर हम बात करेंगे तो मेघदूत किसका है, कालिदास का है। और यहाँ पे जो माघ है ये शिशुपाल का है, और ये तो देखे नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 2019 पे। तो देखिए 2019 का जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ सारे क्वेश्चन के ऑप्शन से क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से ऑप्शन को देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है देवेंद्र। अब देखिए यहाँ पे देवेंद्र आ गया और मैंने बताया था कि देवेंद्र, अब यहाँ पे कैसा मात्रा है, आप बीच में जाइए, शब्द के बीच में जाइए और आप बताएंगे कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। अगर तो आप क्या कहेंगे, देवेंद्र में कौन सी संधि है बताइए, गुण संधि। ठीक है, तो अपने मन में आप चीज़ों को ले लीजिए। मैं देखो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने बताया था कि इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपके संधि के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसको क्लियर कराया था। तो जो देवेंद्र में है वो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कर रखा कि तुम अपने कार्य से सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, तुम अपने कार्य में सफल रहो। अगर तुम अपने कार्य में सफल रहो तो ये क्या कोई दबाव डाल के दिला सकता है, कोई संकेतवाचक वाक्य लग रहा है आपको, कोई संदेहवाचक वाक्य लग रहा है, कोई आज्ञावाचक वाक्य लग रहा है। इन तीनों के बारे में मैंने अभी जस्ट इसके ऊपर आपको बता रखा है। तो ये कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कर रखा कि देवेंद्र शब्द में संधि है। देखो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, गुण संधि। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, देवेंद्र में कैसी संधि है, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन क्या कर रखा कि जमीन पक गई है, ये किसकी रचना है। देखिए जमीन पक गई है ये केदारनाथ सिंह जी की रचना है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए केदारनाथ सिंह जी की रचनाएं
जैसे कि कभी कभी देखो ऐसे पूछता है ना, जैसे यही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को ऊपर लिख देगा कि केदारनाथ सिंह जी की रचनाएं बताइए, तो उस समय आप फंस जाएंगे। इसलिए जो चीज़ें हो रही हैं उसको मतलब बहुत अच्छे से करते चलिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या कर रखा है कि स्वच्छ शब्द का अर्थ है। देखिए स्वच्छ शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो क्या होता है, सुंदर आंखें। देखिए ये स्वच्छ वो वाला स्वच्छ नहीं है, ठीक है, ये स्वच्छ मतलब होता है साफ सुथरा। यहाँ पे जो स्वच्छ है, स्वच्छ इसका मतलब होता है सुंदर आंख, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो देखिए सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, अगर कोई पूछे कि सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप क्या कहेंगे, सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 2020 के क्वेश्चन की। तो 2020 का जो पहला प्रश्न है वो क्या पूछ रखा है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो देखिए साकेत महाकाव्य के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बात करूँ मैथिली शरण गुप्त जी की और भी रचनाओं के बारे में, तो देखिए इनकी जो और रचना है, इनका जो और रचना पंचवटी है। देखिए पंचवटी भी बहुत पूछी जाती है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। झंकार है इनकी रचनाएं, इनकी रचना झंकार है। इनकी रचनाएं है जयद्रथ वध है इनकी रचना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी के अगर हम बारे में बात करें तो इनकी रचनाओं के बारे में, तो देखिए इनका रचना जो है ना, गरीब इरादे, अमीर इरादे, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। अमीर इरादे, गरीब इरादे, और यहाँ पे साहित्य देवता, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। तो सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं जो है वो क्या है कि उन्मुक्त करके एक रचना इनकी है, और इनका पूछा तो नहीं जाता बहुत, अभी तक पूछा तो नहीं गया, बाकी हम बता देते हैं। इनकी रचना होता है बापू, और इनकी एक रचना है दुर्वादल करके। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी की। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको कि हरिऔध भी कहा जाता है, इनकी रचना के बारे में बात करें तो इनकी रचना एक है प्रिय प्रवास, और ये पूछा जाता है और हर जगह पे लगभग पूछा जाता है, क्योंकि ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट, खड़ी बोली का ये जो प्रथम हमारा संग्रह था, तो महाकाव्य था, तो ये पूछा जाता है प्रिय प्रवास महाकाव्य किसकी रचना है, तो ये किसकी है, हरिऔध जी की, और ये सर्वप्रथम खड़ी बोली में लिखी जाने वाली रचना है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला हम इनकी रचना की बात करें तो इनका जो रचना है वैदेही वनवास है, रस कलश है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रखा कि उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं स्वराघात कहते हैं, ठीक है। लय मतलब एक लय में ही गान, मतलब जब गाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक लय। और जो गति की होती है, मतलब गति मतलब एक ही स्पीड से, जैसे कि तेज गा रहे हैं तो तेज, धीरे गा रहे हैं तो धीरे। लय में क्या होता है, इसमें स्वर और ताल की बात होती है। और विराम क्या होता है कि रुक रुक के जब कोई चीज़ गाया जाता है तो वो क्या होता है, विराम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रखा है कि अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है म होता है। देखिए कभी भी जब अनुस्वार दो होते हैं, देखिए अनुस्वार के बाद कभी भी, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, अनुस्वार के बाद अगर कोई भी वर्ड आता है, जिस वर्ग का वर्ड आता है अनुस्वार के बाद, तो जो अनुस्वार होता है उसी वर्ग के वर्ण के अंतिम अक्षर यानी पंचमाक्षर में क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प वर्ग आया था तो प का पंचमाक्षर क्या है, म है, तो जो अनुस्वार होगा वो म में चेंज हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि आवारा मसीहा लेखक है। देखिए आवारा मसीहा लेखक हैं। देखिए आवारा मसीहा भी देखो बहुत पूछा गया आपके एग्जाम में, जो ना कि आवारा मसीहा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। इसके रचनाकार जो हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हम थोड़ा सा जान ले तो इनकी रचनाएं जो है ना, वो एक तो आवारा मसीहा आपने देख ही लिया, दूसरी इनकी रचना की बात करूं तो ये अर्धनारीश्वर भी इनकी रचना है जो कि बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर करके इनकी रचना है। और अगले इनकी रचना की बात करें तो इनका जो
अगला रचना है अर्धनारीश्वर है, और एक क्षमादान करके भी इनकी रचना है, ठीक है, एक क्षमादान भी इनकी रचना है, और इनका एक रचना है धरती अब भी धूम रही है। तो इतना ही मुझे याद है, बाकी मुझे याद तो नहीं है, बट इतना इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। आप लोग अभी तक देखिए इनके बारे में बहुत कुछ पूछा नहीं गया, बस ये आवारा मसीहा पूछा गया, बट कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगली मैं बात करूँ विष्णु प्रभाकर, 2 बार आ गया यहाँ पर, देखिए प्रभाकर नहीं, ये गुप्त होगा, ठीक है, विष्णुगुप्त के बारे में। तो विष्णुगुप्त की रचना के बारे में अगर हम बात करें तो इनका देखिए ये क्या है कि मुद्रा राक्षस और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये इनकी रचनाएं हैं। शिवपूजन जी के बारे में बात करूँ तो शिवपूजन जी की रचनाएं जो हैं वो क्या है, आत्मकथा इनका है मेरा जीवन। इन्होंने एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम है मेरा जीवन, और इन्होंने एक डायरी भी लिखी थी जिसको कि स्मृति शेष भी कहा जाता है, ठीक है, स्मृति शेष कहा जाता है। और मैं इनकी बात करूं तो इनका जो और रचना है शिवपूजन जी का वो है कल्याणी है, जड़ की बात है, ये सारी शिवपूजन जी की रचनाएं हैं। अब यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो रचना है कन्हैयालाल जी की, तो इनकी रचना है नई पीढ़ी के विचार, माटी हो गई सोना, ये सारी रचनाएं किसके हैं, कन्हैयालाल मिश्रा जी की हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 2021 के क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन बचा है। तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या कर रखा है कि काव्य की आत्मा है। तो देखिए काव्य की आत्मा रस भी होता है, छंद भी होता है, अलंकार भी होता है। तो उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2021 के। देखिए 2021 का क्वेश्चन पेपर अब हम करेंगे। तो 2021 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रखा कि मैं सुमन हूँ, मतलब मैं सुमन है कविता के लेखक, अच्छा रचयिता पूछा, ठीक है, मैं सुमन है रचयिता इसके कौन है। तो देखिए इसके रचयिता जो है वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। अब द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने और रचनाएं लिखी हैं, वीर तुम बढ़े चलो, ये रचनाएं किसकी हैं, इन्हीं की हैं, वीर तुम बढ़े चलो। और इनकी एक रचना है कि चंदा मामा आ, इनकी एक रचना है चंदा मामा आ, ठीक है। और इनकी रचनाएं के बारे में बात करूं तो एक और रचना इनकी क्या थी, कौन सिखाता है, इनकी एक रचना क्या है, कौन सिखाता है। ये सारी रचनाएं किसके हैं, द्वारिका प्रसाद जी की हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आप जानते ही हैं, और इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं क्या है, मधुशाला है, आपके देखो मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। तेरा घर है, ऊंस की बूंदे हैं, ये सब रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अब हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में तो हमने अभी करके ही आया कि मैथिली शरण गुप्त का साकेत रचनाएं और भी जो रचनाएं थी उनके बारे में हमने बताया था आपको, तो बताने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए। और यहाँ पे और कौन बच रहा है, सोहनलाल, ठीक है। अब सोहनलाल के बारे में अगर हम बात करें तो सोहनलाल की जो रचना है वो किसान, भैरवी, कुड़ाल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सोहनलाल जी की हैं, ठीक है। पूजा गीत, दूध बतासा, ये सारी रचनाएं सोहनलाल जी की हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रखा है कि वर्तनीय की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। तो देखिए अहल्या क्या शुद्ध है, पूजनीय क्या शुद्ध है, प्रथम कवित्री, अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध कौन सा शब्द है इसमें। तो देखिए कवित्री भी सही है, और यहाँ पे देखिए प्रथम भी सही है, और यहाँ पे देखिए अहल्या भी सही है, अहल्या भी सही है, और पूजनीय नहीं सही है, ये होना चाहिए पूज्यनीय, ठीक है। आधा ज होता है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए 3rd क्वेश्चन क्या कर रखा है कि वाक्य का गुण नहीं है। तो देखिए वाक्य के गुण के बारे में बात करेंगे तो वाक्य का गुण सार्थकता भी है, इसका गुण निपुणता भी है, इसका गुण जो है क्रमबद्धता भी है, लेकिन इसका गुण जो है योग्यता नहीं होता। किसी भी वाक्य का गुण योग्यता के आधार पे नहीं होता, तो ये चीज़ें गलत हैं, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा कि मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा। तो देखिए मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत जो अनुवाद होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है कि मम नाम मोहन अस्ति, पहला
दूसरा दे रखा है कि मम नामः मोहन अस्ति, तो यही ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कर रखा है कि किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है। तो 5वें का क्या हो जाएगा, स क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो अनुलेख तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे श्रुतलेख क्या होता है, श्रुतलेख मतलब सुन के लिखना क्या होता है, श्रुतलेख होता है। सुलेख क्या होता है, सुंदर लिखना सुलेख होता है। इमला क्या होता है, इमला देखो जो बोल के लिखा जाता है, जैसे कि देखो क्लास इमला में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। कहने का मतलब ना कि हूबहू जो चीज़ें बोली जाती हैं उसी को कॉपी करके डिट्टो क्या कर लिया जाता है, कॉपी में लिख लिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इमला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं 2022 के प्रश्न में। तो 2022 का जो पहला प्रश्न है ये क्या है, पुरस्कार, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। अभी देखो मैंने जस्ट आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं और वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार के लेखक क्या हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब हम चलते हैं अगला। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो मैंने आपको बताया भी है, अगर फिर भी आपको जानना है तो बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ और रचनाएं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कुछ इनकी और भी रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए पहली रचना है तो आपने देखा कि पुरस्कार क्या है, इनकी रचना है। बाकी और रचना इनकी आकाशदीप है जो कि पूछा जाता है, आकाशदीप, ठीक है, आकाशदीप करके। और यहाँ पे देखिए पूछा जाता है आपसे कभी कभी आंधी किसकी रचना है, आंधी भी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बाकी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, पुरस्कार तो आपने पढ़ा ही, कभी कभी आपसे और क्या पूछी जाती है, जैसे छाया पूछा जाए, छाया कहानी संग्रह किसका है, तो ये भी किसका है, इन्हीं का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी और भी रचना है जैसे कि आकाशदीप है, बिसाती है, मधुआ है, ये सारी रचनाएं किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेमचंद जी की। तो देखिए प्रेमचंद जी की रचना क्या है, प्रेमचंद जी की रचना के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जो हमारी कर्मभूमि हो गई, गबन हो गया, गोदान हो गया, कफन हो गया, और हमारा जो सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, रंगभूमि हो गई, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, हमारे प्रेमचंद जी की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें महादेवी वर्मा की। देखिए महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो महादेवी वर्मा की रचनाएं जैसे कि निहार हो गया, जैसे इसको लिखते हैं कैसे, निहार, ठीक है, निहार लिखते हैं। इनकी रचना हो गई रश्मि हो गई, और इनकी रचना हो गई भटका मेघ हो गया। ये सारी रचनाएं किसके हैं, हमारे महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो देखिए प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं, अनुस्वार एवं विसर्ग किसको कहते हैं, अयोगवाह को कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार का साइन ऐसे होता है एक बिंदी नुमा, और विसर्ग का साइन ऐसे होता है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। तो अयोगवाह के ही प्रकार हैं अनुस्वार और विसर्ग। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न स्वर व्यंजन उच्छिप्त आपको पता ही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि हलंत वर्ण कहलाते हैं। देखिए हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर रहित कहलाते हैं। कहीं पे भी जो हलंत लगा होता है ना, इसका मतलब कि इसमें स्वर नहीं है। देखिए जब हम ह लिखते हैं तो ये स्वर सहित है, लेकिन जब हम ह और अ लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्वर से अलग हो जाता है। तो यही पूछा है कि हलंत वर्ण क्या कहलाते हैं, ये स्वर रहित वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अनुच्छेद की शैलियां हैं। तो देखिए अनुच्छेद की शैलियों की बात करें तो भावात्मक शैली भी होती है, समास शैली भी होती है, व्यंग्य शैली भी होती है। तो उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2023 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है कि य व य र ल व कौन से व्यंजन है। तो देखिए य र ल व जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन है, और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क से लगा के म तक के जितने वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
अस्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब ऊष्म व्यंजन की, तो जो हमारे स, ख, स, ह हैं, ये क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छ, त्र, मान लो हमारा स्र, ठीक है, और ज्ञ, ये सब क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ठीक, अब हम बात करते हैं अंतस्थ। अंतस्थ आपने देखा य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें भी जो र होता है वो पार्श्विक होता है, और ल जो होता है र जो होता है वो लुंठित होता है, और ल जो होता है वो पार्श्विक होता है, और य और व जो होते हैं वो अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर होते हैं य और व। ठीक, और यहाँ पे जो ल होता है वो पार्श्विक होता है, र जो होता है वो लुंठित होता है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। तो हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी आपको पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, मान लो संयुक्त व्यंजनों की संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, 6 हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और हमारा एक स्र हो गया। तो ये सारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि शुद्ध वर्तनीय युक्त है शब्द है। देखिए शुद्ध वर्तनीय युक्त शब्द कौन सा है, उपयुक्त। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। साकेत महाकाव्य के लेखक हैं, तो देखिए साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बाकी विष्णु प्रभाकर की रचनाएं भी मैंने बताया, रामधारी सिंह दिनकर की भी बताया, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की भी बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी का अगर नहीं बताया तो देख लीजिए। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचनाएं हैं वो हुंकार हो गई, हमारा कुरुक्षेत्र हो गया, इतिहास के आंसू हो गए, रश्मि रथी हो गया, धूप और धुआं हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोला है पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना नहीं है, तो दूध बतासा भी इनकी रचना है, शिशु भारती भी इनकी रचना है, झरना भी इनकी रचना है, लेकिन पल्लव इनकी रचना नहीं है। पल्लव किसकी रचना है, पंत जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5th पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा है कि वाक्य का गुण नहीं है, तो वाक्य का गुण कौन सा नहीं है, सार्थकता नहीं है, उद्देश्य नहीं है, योग्यता नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखिए 2016 से लगा के 2023 तक के सभी प्रश्नों को कर रखा है। बाकी अगर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए उन आपके एक शेयर से वो क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं, ऑप्शन से छपने वाले हैं। ठीक है, जो जो ऑप्शन मैंने बताया उस ऑप्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप ध्यान से चीज़ों को देखिए। बाकी 70 से 80% क्वेश्चन तो यही प्रीवियस ही रिपीट होते हैं। तो इस टाइप से देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका जो होगा अति लघु उत्तरी का होगा। मैथ का मैंने पार्ट 1 करा ही रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैथ का पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है जितना हो सकता था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।